अच्छा, इसकी क्वेश्चन के बाकी इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। और इसमें अब हमारे पास लेबल दी एंड ऑफ दिस लाइन ए, इसे ए से रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी एंड को ए से मार्क कर दिया हमने, क्योंकि दूसरे एंड पे तो बी लिखा हुआ है। तो उस एंड पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, दूसरे एंड पर ही करेंगे। तो खैर हमने लेफ्ट पिक किया है और ए से मार्क किया है बिलो एम आर। इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं ड्रॉ अनदर लाइन 7 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम बी at an angle 40 degrees to the normal below MR and to the left of the normal. Label the end of this line C. अच्छा, एक और लाइन बनानी है लेकिन 40 सेंटीमीटर पे बनानी है और 40 डिग्रीज पे बनानी है, और ये भी लेफ्ट साइड पे बनेगी, और इस बार इसे सी से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, पेपर में आपने जो है वो सारी डायग्राम पेंसिल से ही बनानी है। कलर्स फुल जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये तो सिर्फ हम इस पे यूज करते हैं कलर, ताकि आप डिफरेंस कर पाओ इजीली। तो अब इसे थोड़ा सा छोटे एंगल पे एक और लाइन बनाते हैं। ये आ गई यहाँ पे। ठीक है। और इसे कहा उन्होंने सी से रिप्रेजेंट करने को। ठीक है, तो एक ए बी हो गई और एक सी बी हो गई। और ये वाली 7 सेंटीमीटर है ये भी। ठीक है। और इसका एंगल 40 है। अब आप ये देखो, तीन इंस्ट्रक्शन 3 मार्क की थी। ठीक है। मार्क विथ टू नीट क्रॉसेस, दो क्रॉस मार्क करने। पोजीशंस फॉर टू पिन्स P1 एंड P2 on line AB at a suitable distance apart for this type of ray trace experiment। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, अभी आपको दिखाया था मैंने यहाँ पर, इसमें ये वाला। ठीक है। तो ये दो पिन्स आप देख रहे हो कि डिस्टेंस पे होती है, बहुत करीब भी नहीं होती, बहुत दूर भी नहीं होती। ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि ए बी लाइन पर आपने P1 P2 अपनी मर्जी से मार्क करना है। ठीक है। तो आपके पास ये लाइन ए बी आ गई, इस लाइन ए बी पे हम P1 मार्क कर देते हैं और एक यहाँ मार्क कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद अब सूटेबल लिखा था, तो इसका मतलब है आपकी चॉइस है, एग्जैक्टली कोई सबका सेम आंसर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्टूडेंट प्लेसेस द मिरर ऑन द लाइन एम आर एंड यूज द इमेज ऑफ P1 एंड P2 इन द मिरर। ठीक है। ही प्लेसेस टू पिन्स P3 एंड P4 so that the pin P3 and P4 and the image of P2 and P1 all appear exactly one behind the other। अच्छा, ये वही वाली बात है जो अभी आपको यहाँ पर बताई थी। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर अब नजर आएगी दूसरे साइड से, ये एग्जैक्टली आपको उस इमेज की लाइन में नजर आएगी। ठीक है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर लिखी है। द पोजिशन ऑफ P3 एंड P4 आर मार्क्ड ऑन फिगर 3.1, ये मार्क्ड है पहले से। ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पोजिशन ऑफ P3 एंड P4, कंटिन्यू द लाइन अंटिल इट मीट्स MR। अब आपसे कह रहे हैं P3 P4 के थ्रू लाइन बनानी है, और जब तक वो MR के साथ कांटेक्ट ना करे तब तक आप उसे जो है वो कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तो पहले से बना लेते हैं P3 P4। अब P3 P4 आप देख सकते हो एक लाइन में है। इन लाइंस को कंबाइन करके हम एक लाइन बना रहे हैं, P3 P4। ठीक है। तो ये MR से मीट हो गई जाके। अब उसके बाद उन्होंने शायद एंगल पूछा था बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल NL बिलो MR, इंक्लूड द यूनिट। ठीक है। तो अब आपने ये वाला एंगल नोट करना है। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है, ये अल्फा है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्योंकि मैं एग्जैक्टली मेजर करके बता नहीं सकता, आप अगर स्क्रीन पर रख कर देख के देख लो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, एक तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। 73 डिग्री आ रहा है कि प्रोटेक्टेड रख के देखने से। 33।
फिर 73 प्रोटेक्टेड अगर रख के देखें तो। ठीक है, फिर सही है, 73 आया होगा। ठीक है, 73 आया है तो सही आया होगा। फिर भी हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑटोमेटिक है। तो अभी आप फिलहाल देखो, मेरे पास यहाँ पे जीरो शोर है। ठीक है। और इस जीरो को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो ऑटोमेटिक एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने अब यहाँ पे रखा जीरो, और इसे हम रोटेट करेंगे जब तक ये बिल्कुल ग्रीन लाइन के साथ अलाइन नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास भी ऑलमोस्ट 70 आ रहा है। ठीक है। हाँ, ये स्नाइपिंग टूल, स्नाइप एंड स्केच की एप्लीकेशन है, उससे ऑप्शन है ये। ठीक है, आईपैड वगैरह में तो आपको नोटेबिलिटी वगैरह में ऑप्शंस मिल जाएंगे, जूम टूल्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन क्योंकि पेपर में तो आपने फिजिकली करके ही दिखाना है, तो उसमें तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 73 आ रहा था, मेरे पास ऑलमोस्ट से 68 है। और क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली प्रोटेक्टर नहीं है, मैं इसको रोटेट करके ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो 70 के आसपास एवरेज हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास कंफर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद हम वापस जाते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें एंगल जो होगा ना वो 70 के आसपास ही आएगा। लॉजिक आपको बता देता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है। तो ये जो पर्पल लाइन हमारी बनी हुई है ना, बेसिकली इस पर्पल लाइन को थोड़ा सा ऊपर करके बना देते हैं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ठीक है, ये आ गई आपके पास लाइन थोड़ी ऊपर, क्योंकि मैंने 70 एग्जैक्ट मेजर नहीं किया था, बट ड्रॉ कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली लाइन थी आपके पास ए, और इस पे हमने दो पॉइंट्स मार्क किए थे, 1 2, P1 P2। और ये लाइन थी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, 70 डिग्री एंगल। तो बेसिकली इनका आइडिया यही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में एरर्स के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपका ये अल्फा जो है वो 70 के क्लोज क्लोज ही होगा। ठीक है, आपके पास 73 आ रहा है, आपने प्रोटेक्टर रख के देखा है, तो हम इसे 73 कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप खुद करते हो तो एरर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 73 आपकी वैल्यू यहाँ मेंशन कर दी। यूनिट डिग्री होगा तो डिग्री लाजमी लिखना है। उसके बाद आगे पार्ट है आपके पास डी, द स्टूडेंट प्लेसेस द रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ द मिरर वर्टिकली ऑन द लाइन ए बी। अब वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग फेस को आपने ए बी पे रखा है, और मिरर के जो है बी पर मिड पॉइंट है। ही प्लेसेस पिन 1 एंड पिन 2 ऑन द लाइन सी बी। He places pin P5 and P6 on, so that pins P5 P6 and the image of P2 are। अच्छा, वही काम दोबारा किया, अब मिरर की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, ड्रॉ लाइन थ्रू द पोजीशन ऑफ P5 एंड P6, कंटिन्यू द लाइन अंटिल इट मीट्स NL। तो जब तक वो NL को जाके टच नहीं करती तब तक आपने P5 और P6 पॉइंट्स की लाइन को कंटिन्यू करना है। P5 P6 से लाइन पास होगी, NL पे जाके मीट होगी। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मिरर AB पे रखा है इस बार। ठीक है, ए बी अब आपको पता चल रहा होगा कि ए बी है कहाँ। ठीक है, ए बी आपके पास ये रहा, मिरर आपने इधर रखा है अब। ठीक है, ये नए मिरर की पोजीशन है, पहले MR पे रखा हुआ था, अब जो है वो इधर रखा हुआ है। ठीक है, अब आप इस लाइन को कंटिन्यू करोगे, और कलर्स हम काफी सारे यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, 5 और 6, 5 और 6।
यहाँ पे आके टच कर रही है ये। ठीक है। अच्छा, इसके बाद की इंस्ट्रक्शन एंगल ही मेजर करना है। लेकिन इस बार एंगल जो मेजर करना है आपने वो करना है बिटवीन लाइन एन एल बिलो एम आर इंक्लूड द यूनिट बीटा। ठीक है, बीटा यूनिट, बीटा अब आपने नोट करना है लाइन एन एल बिलो एम आर। ठीक है। तो अब आप इसका भी एंगल नोट कर लोगे। ठीक है, ग्रीन लाइन का एंगल। तो इसका एंगल भी आपने नोट करके लिखना है, इसका एंगल आपको मिल जाएगा। और इसका एंगल मिल जाने के बाद फिर हम इसे अगले स्टेप को देखेंगे कि वो कितना है। सर ये डार्क वाली ग्रीन लाइन तो नहीं पे। हाँ, इसमें आपने ये डार्क लाइन का इस बार नोट करना है क्योंकि P5 और P6 से वो मैच होकर जा रही है। इनमें बस 84 है। 84 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इस बार उन्होंने एक चीज आपसे और कही थी कि मिरर जो है ना वो ए बी पे रखा है। तो मिरर ए बी का मतलब है कि नॉर्मल भी आपका जो है वो चेंज होना चाहिए। ऐसे ही है। हाँ। अब आप दोबारा एक बार इंस्ट्रक्शन देखो। इस इंस्ट्रक्शन में लिखा था द स्टूडेंट प्लेसेस द रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ द मिरर वर्टिकली ऑन द लाइन ए बी। ठीक है। तो अभी ए बी पे रखा है और सेंटर जो है वो मिरर का बी पर है। तो आधा मिरर उस साइड पर है, बी के आधा मिरर इस साइड पर है। ही प्लेसेस P1 एंड P2 ऑन द लाइन सी बी। इस पे रखी हैं पिंस। पिंस आपके पास अब यहाँ पर है। P1। अच्छा, इनके नाम क्या लिखने थे, ये तो हमने लिखे ही नहीं थे पॉइंट्स। ही प्लेसेस पिन P5 so that image of P2 appear exactly on the other. Draw a line through position, continue the line. हाँ, P1 और P2 को इस बार लाइन CB पे रखा है। तो CB तो यहाँ पर है। तो अब आप ये देखो, ये जाके हिट कर रही है पर्पल लाइन को। पर्पल के हिसाब से अगर आप नोटिस करो। ठीक है, तो क्योंकि इस बार आपके पास मिरर को चेंज किया है एंगल, तो नॉर्मल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आपके पास इस बार यहाँ आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। ऐसे। ठीक है, ये आपके पास इस पर्पल वाले मिरर की पोजीशन के हिसाब से नॉर्मल आ जाएगा। अब आप इसका एंगल नोट कर सकते हो, ये वाला। ठीक है। फिर हमने ये एंगल ओके ये जो ब्लू, समझ गया। हाँ, ये जो ब्लू लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है ना, ये वाली। ठीक है, इसका एंगल और डार्क ग्रीन लाइन का एंगल नोट करना है। क्योंकि अब वो सारी लाइंस इसमें बहुत सारी हो गई और प्रीवियस भी चलती आ रही है। सर 80 डिग्री आ रहे हैं। 30, 80। नहीं सर, अभी जब ब्लू लाइन से अगर हम नॉर्मल से करें तो फिर हाँ, मेरे पास 50 डिग्री आ रहे हैं। 50 50। डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं 50 क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे एंगल। ठीक है, सबके आंसर सेम नहीं होंगे, करीब करीब आगे पीछे डिफरेंट होंगे थोड़े से। अच्छा, अब इसमें हाँ, अब आप ये देखो, अब आप लिंक कर सकते हो इसे। उन्होंने आपसे जो दूसरी लाइन बनवाई थी ना 40 पे बनवाई थी। इसका मतलब है 40 के आसपास रिजल्ट होगा। ठीक है, जब आप खुद से हार्ड पेपर पे करोगे प्रैक्टिस, तो ये रिजल्ट और करीब आएगा 40 के। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ये वाला एंगल नोट किया है। मेरे पास कलर कम है, हाँ चलो ब्लैक कलर से बना देता हूँ। अभी हमने ये एंगल नोट किया है, ये और ये। ठीक है, अभी हमने इस एंगल को फोकस किया है। अल्फा को मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। सही है। और ये एंगल आ गया बीटा, ब्लैक कलर से। ठीक है, तो ये 40 के करीब आएगा जब आप दोबारा से खुद से भी ड्रॉ करके देखना। क्योंकि हिंट आपको यहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये एंगल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। खैर, यहाँ तक हमारा हो गया पार्ट कंप्लीट। अब
A student investigates a possible relation between angle alpha and angle beta. The angle theta remains constant at 40. Suggest value of the angle of incidence I that could use. अब वो कह रहे हैं एंगल थीटा जो है वो 40 हमारे पास सेम रहेगा, और अल्फा और बीटा का जो है वो आपने लिंक बताना है कि वो क्या हो सकता है, और सजेस्ट वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट ही कुड यूज। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने बेसिकली एक्सपेरिमेंट, अब अल्फा और बीटा का जो आपने लिंक बताना है, तो इसके लिए वैल्यूज और इंक्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है सजेस्ट वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर आपने कुछ और एंगल भी सजेस्ट करने हैं, जैसे उन्होंने आपको एक एंगल 70 करवाया था, एक एंगल 40 करवाया था। ठीक है, ये वाला 40 था और इससे आगे 70 था। अब वो कह रहे हैं 40 रहेगा अपनी जगह पे, 40 एक वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 40 और 70 के अलावा आपने तीन वैल्यू सजेस्ट करनी है। ठीक है, और इनके हिसाब से अगर आप इनकी वैल्यूज देखो, इन्होंने आपको वैल्यू दी 70 और 40। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 30 डिग्रीज का। तो आप भी 30 डिग्रीज एंगल के डिफरेंस से वैल्यू सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, 40 उन्होंने कहा सेम रहेगी। ठीक है, तो 40 के हिसाब से आप आगे पीछे की वैल्यूज और भी ले सकते हो, जैसे आपने 20 ले लिया, 20 के बाद 30 प्लस करो 50, 50 के बाद 80, ये तीन वैल्यूज ले ली आपने। ठीक है, 40 के अलावा। तो वी कैन टेक, आप 25 भी ले सकते हो, 20 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 80 डिग्रीज। इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से सजेशन ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 28 ले सकते हो, जो आपको सही लगता है, क्योंकि प्रोटेक्टर से हम मेजर कर सकते हैं। एटलीस्ट रेंज 30 के आसपास हो, ताकि उनका जो पैटर्न था वही पैटर्न आप भी फॉलो करो। ठीक है, यूजिंग द सेम रेंज ऑफ एंगल्स। ठीक है, जो उन्होंने दिए थे वही रेंज हम यूज करें। और उसके बाद कह रहे हैं स्टूडेंट डज दिस एक्सपेरिमेंट विद केयर। ठीक है, उसने काफी एक्यूरेटली कोशिश की एक्सपेरिमेंट करने की, बट सजेस्ट वन प्रैक्टिकल रीजन व्हाई द रिजल्ट्स मे नॉट बी एग्जैक्टली दोज दैट द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन प्रिडिक्ट्स। तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम नहीं आए। ठीक है, तो इसमें क्या प्रैक्टिकल रीजन हो सकते हैं जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं है? सर लाइक जो हमने बनाए उसमें। हाँ, आपके पास जैसे वो 70 एंगल जो उन्होंने दिया था, सर तो आपके पास देन 73 आ रहा था। हम्म। फिर देन सर मैंने कुछ क्लास पेपर्स में देखा था, उन्होंने मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि पेंसिल ज्यादा शार्प नहीं थी और लाइक पेन ठीक से हाँ, प्लेस नहीं हुई हुई थी। यहाँ पे पिंस का तो कोई काम नहीं है, लेकिन फिर पेंसिल वाले साइज। नहीं नहीं, पिन्स इसमें है, उन्होंने कहा था ना पिन 1 2। एक्सपेरिमेंट ओ यही। इट्स यस। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट दिखाने का रीजन ये होता है, इसमें आपको एक आइडिया हो जाता है। अब एक पेन सही थी, दूसरी थिक थी या उससे थिन थी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है, हाँ पेंसिल हाँ। शार्प आपने कहा वो भी सही है, पेंसिल आपने थिक पेंसिल से लाइन ड्रॉ की, तो वो थिकनेस ज्यादा हो जाएगी उसकी। ठीक है, उसकी वजह से लाइनअप चेंज हो जाती है। मिरर की थिकनेस से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास लॉजिक्स हो सकती हैं। हाँ, डिफरेंट थिकनेस ऑफ पिंस। ठीक है, या जो उनके साइज ऑफ पिन होल होंगे, पिन की वजह से जो होल हो जाते हैं, ठीक है, वो भी आपके पास डिफरेंट होंगे। या आप इसकी जगह पे लिख सकते हो डिफिकल्टी इन पिंस लाइनअप। ठीक है, थिकनेस ऑफ मिरर भी चेंज हो सकती है, कहीं से पतला कहीं से मोटा, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन पे इफेक्ट आता है। मतलब इस ये वो एरर्स हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसकी वजह से ऑटोमेटिक चेंज आ रहा है रिजल्ट में, क्योंकि उसने केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद है टिक द बॉक्स दैट इंडिकेट्स रेलेवेंट प्रिकॉशंस दैट द स्टूडेंट शुड टेक विद दिस टाइप ऑफ रे ट्रेस एक्सपेरिमेंट। सो इनमें से आपने उनको टिक करना है जो प्रिकॉशंस इस एक्सपेरिमेंट से रेलेवेंट है, सिर्फ इस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट से। पहला तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ये तो सारा लाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो गलत है। दूसरा वाला सही है, ड्रॉ थिन लाइंस। ठीक है, थिक होंगी तो मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है। कीप वन आई क्लोज्ड।
जब ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो आप देखते ही हो, वन आई क्लोज करके उसकी मेजरमेंट की जाती है ताकि एग्जैक्ट एंगल नजर आ जाए। कीप रूम टेम्परेचर कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेम्परेचर का इसमें काम ही नहीं है। एंड व्यू द बेसिस ऑफ द पिन, व्यू द टॉप्स ऑफ द पिन। ठीक है। टॉप क्योंकि इसमें आपने देखा था कि टॉप पे तो हेड बहुत बड़ा होता है, तो टॉप नहीं देखना हमने, हमने बेस देखनी है। ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और ये दो ही तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। तीसरा जो प्लानिंग वाला है, प्लानिंग वाला तो हम अलग से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपके पास लाइट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लाइट बल्कि इजी है बाकी सबसे। ठीक है। इसमें बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं।